अस्सलाम वालेकुम जी। असल बात में खुश आमदेद, मैं हूँ फ़हीम भट्टी। अक़वाम मुत्तहिदा की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें रेजोल्यूशन पास हो गई है और रेजोल्यूशन का मतन ये है कि फ़ौरी तौर पे गज़ा में जंग बंदी की जाए। और अब फैसला ये होना है कि इस फैसले पे अमल दरामद कौन करवाएगा। एक सख्त बयान तो आया है जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह हैं, वो ये कहते हैं कि अमल दरामद में नाकामी नाकाबिल माफ़ी जुर्म होगा। सवाल ये पैदा होता है कि इसराइल को कौन फोर्स करेगा और कौन इस जो करारदाद है इस पे अमल दरामद करने के लिए उस पर प्रेशर डालेगा। चूँकि अमेरिका के बारे में इसराइल ने बयान दिया, जो कि आम बयान है। इसराइल ने कहा कि अमेरिकी पोजीशन में तब्दीली ने हमारी कोशिशों को नुकसान पहुंचाए, नेतन्याहू ने कहा, जबकि अमेरिका ने फौरी तौर पे उस पर अपनी जो है सफाई दे दी और ये कहा कि पॉलिसी में तो कोई फ़र्क नहीं आया, हमारी पॉलिसी वही है जो कि इसराइल चाहता है। इसके अलावा अनफॉर्चुनेट कुछ इवेंट्स हुए हैं डेरा इस्माइल खान में। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ फायरिंग में दहशत गर्द जो हैं उनको मारा गया और दहशत गर्दी के वाक़यात जो हैं ये बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ साथ तुर्बत ने पाक बहरी के एयर बेस पे नाकाम कोशिश की दहशत गर्दों ने हमला करने के लिए और उसमें भी 4 दहशत गर्द हलाक कर दिए गए, जबकि एक सिक्योरिटी एहलकार जो है वो शहीद हो गए। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये दहशत गर्दी के अपेरेंटली बढ़ते हुए वाक़यात हैं इनको नज़रअंदाज करना चाहिए या फिर ये आने वाले वक्त में मज़ीद कार्रवाइयाँ बढ़ सकती हैं और अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान को मामलात किस हद तक तय करने चाहिए। इसके साथ साथ राना सनाउल्लाह साहब जो कि नून लीग में एक अच्छी पोजीशन रखते हैं, पंजाब के सदर हैं, उनका बयान है। वो कहते हैं कि क्या हमने कोई उधार देना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। ख़ास तौर पे चेयरमैन इरसा के हवाले से उन्होंने कहा कि अगर उनको कोई शिकायत थी, गिला शिकवा था, तो मीडिया पे उन्होंने आके क्यों गिला शिकवा किया, वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब से बात कर सकते थे। यहाँ भी सवाल ही पैदा होता है कि क्या आने वाले वक्त में इख्तलाफात बढ़ने के मज़ीद भी चांसेस हैं। और राना सनाउल्लाह साहब का सख्त बयान, उसके बाद अगर पीपल्स पार्टी की आला क़यादत में से कोई सख्त बयान आ जाता है तो फिर ज़ाहिरी बात है कि दोनों पार्टीज़ के मामलात मज़ीद बिगड़ सकते हैं। इसके साथ साथ HSN कॉलेज में जो प्रिंसिपल का वाक़या बड़ा इस वक्त न्यूज़ मीडिया में भी आया, सोशल मीडिया में भी, कि प्रिंसिपल ने रिज़ाइन कर दिया और उन्होंने साफ साफ ये कहा कि यहाँ पे अकरबा परवरी है। और गवर्नर साहब ने ख़त लिखा, फिर जो हमारे वफाकी वज़ीर हैं हाचिमा साहब, उन्होंने अपने बच्चों के लिए दरख्वास्त दी थी, उनकी वाइफ ने, अलिया ने, कि बच्चों की जो फ़ीस है वो माफ़ की जाए। तो HSN के प्रिंसिपल का मौक़िफ़ ये है कि यहाँ पे अकरबा परवरी है, इंटरफेरेंस है और यहाँ पे मैंने बहुत कोशिश की स्कूल की रेपुटेशन को बचाने से, लेकिन मैं ना कर सका। दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी ये है कि बच्चे जो हैं वहाँ पढ़ ही नहीं रहे थे। प्रिंसिपल ने कहा था कि जब आप छुट्टी लेंगे तो उस 2-3 साल के अरसे में जब तक बच्चे नहीं पढ़े तब भी फ़ीस दें। गवर्नर साहब कहते हैं इसमें कोई गलत बात नहीं है और इसी तरह से उन बच्चों के वाले साहब भी ये कहते हैं। तो इन मामला पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी शहजाद अली जिलानी साहब, सज्जाद तरीन साहब और सत्तार खान साहब। वेलकम कहते हैं तमाम मेहमानों को। सत्तार साहब, आज आप पहली दफ़ा हमारे प्रोग्राम में हैं, सबसे पहला सवाल आपसे कर लेते हैं। आप कैसे देख रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में जो रेजोल्यूशन पास की गई है और जो सेक्रेटरी जनरल का बयान भी है, सख्त बयान आया है, तो आप क्या समझते हैं कि इस पर अब अमल दरामद भी होगा या फिर ये बज़ाहिर बस अपेरेंटली एक फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी, करारदाद पास कर दी गई, दैट्स इट? यार सीधी सी बात है, अगर मुकाबले की दो पार्टियां हों, उनके दरमियान कोई चीज चल रही हो तो पता लगता है कि इसमें मामला किसी तरीके से बराबरी की सतह पर तय हो सकता है। जब ये मामला दो मुकाबले की पार्टियां नहीं है, एक तरफ इजराइल है और दूसरी तरफ ये मिस्कीन लोग हैं, फलस्तीनी हैं, जिनके साथ हम भी नहीं है। हम तो एवं ही आके ना स्टेटमेंट अखबार में देते हैं या टीवी पे स्टेटमेंट देते हैं। प्रैक्टिकली जिसे कहते हैं ना, प्रैक्टिकली किसी के साथ होना, वो हम नहीं करते। हमारा शेवा ही नहीं है। हम तो बयानात पे चलने वाली कौम है। बयानात दे ही जाएंगे, बयानात में हम कंडेम करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली अगर उस शाम को जिस दिन हमने ये बयान दिया होगा फलस्तीनियों के बारे में, उसी रात को अगर हमें इजराइल का कोई हामी मिल जाता है और हमें उससे काम पड़ा हुआ है तो हम भूल जाते हैं कि हमने फलस्तीन के ऊपर ये बयान दिया है, ये असूली मौक़िफ़ था। रात को हम भूल जाते हैं। हमारा मामला इसी तरह चलता है। अब ये दो मुकाबले की पार्टियां होती, अक़वाम मुत्तहिदा उस पर बात करता तो बात हो जाती है। अक़वाम मुत्तहिदा उस तरह से जिसे कहते हैं ना इफेक्टिव नहीं है जिस तरह से हम समझते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में तो कई ऐसी रेजोल्यूशंस मूव हुई हैं, पास हुई हैं, अक्सरियत राय से पास हुई हैं, लेकिन वो मामला अभी तक, बहुत सारे मामला अभी तक निपट नहीं सके। तो ये मामला भी उसी तरह का होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की फौज थोड़ी है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा अपनी फौज भेजेगी।
کہ جناب تسی بھی بعد آ جاؤ، تسی بھی بعد آ جاؤ، یہ تو نہیں ہوگا. وہ ایک اخلاقی طور پر مورل گراؤنڈز کے اوپر وہ پریشر ڈالیں گے. ممالک کا یہ جو باقی ممالک ہیں انہیں پتہ ہے کہ یار ماڑے لوگ ہیں، فلسطینی ماڑے لوگ ہیں، بیچارے ماڑے لوگ ہیں، اسرائیلی بہت طاقتور ہیں. تو ماڑے لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے ٹیکنیکلی، اور مورل گراؤنڈز پہ یہ بات ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ماڑے کا ساتھ دو، کیونکہ ان کو مارا جا رہا ہے. وہ بیچارے آج کے نہیں مارے جا رہے، وہ فرام دی ڈے ون مارے جا رہے ہیں. وہ ایک دھرتی ہے، ایک زمین ہے جس کو کہتے ہیں کہ یہ ہماری دھرتی ہے، ہماری مٹی ہے، ہماری زمین ہے. اس پہ آ کے اسرائیل بیٹھ گیا. اب اسرائیل از ویری پاورفل. یہ آپ چھوڑیں پڑے، اسرائیل کے ساتھ تو ہمارے معاملات، ہماری جو حکومتیں گزری ہیں، یہ بھی چاہتے رہے ہیں کسی طریقے سے ہم اسرائیل کو تسلیم کر کے تل ابیب میں اپنا سفارت خانہ اور اپنا سفیر بھیج دیں. اس پہ بہت پیش رفت بھی ہوئی اندرون خانہ، بیہائنڈ دی سین، بیہائنڈ دی کرٹن. ہمارے ممالک، ہمارے ملک پاکستان میں بھی یہ موو چلتی رہی ہے. صرف خوف یہ تھا کہ لوگوں کو تو ہم نے کچھ اور ہی کہانی بتائی ہوئی ہے. جب یہ کہانی باہر آئے گی تو ہم تو اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں. اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں، چاہے سعودی عرب ہو، چاہے یونائٹڈ عرب امارات ہو، ان کا بھی پریشر رہا ہے. وہ پریشر آپ کو یہ نظر نہیں آتا. پریشر جب بھی آتا ہے وہ پبلک نہیں ہوتا، وہ آف ریکارڈ ہوتا ہے، آن ریکارڈ نہیں ہوتا. تو اس ستار طرح صاحب، کے یہ جو آپ آئے نے ہیں. بات کی ہے کہ یہاں پہ بھی ایسے ایلیمنٹس ہیں یا ایسی سوچ ہے جو کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتی ہے، یہ کیا حقیقت پہ مبنی ہے؟ یہ پبلکلی تو نہیں ہے. یہ اس طرح پبلک کا جو موڈ ہے نا، بالکل وہ اسرائیل کے خلاف ہے. لیکن جو حکومت میں آتے ہیں، جو حکومتی مشینری بنتی ہے، جنہوں نے ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے، ان کے مسائل ہوتے ہیں نا. انہوں نے روٹی روزی کا چکر ہوتا ہے ان کا. ہمارے پاس جگہ ہوتا نہیں ہے. میں ہر دور میں ہم لوگ مانگنے کے لیے نکل پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. کبھی وہ عرب کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ عرب ہم پہ ترس کھا کے ہمیں دے دے گا. کبھی ہمسائے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی یہ IMF کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جس ملک کی یہ حالت ہو، اس نے کہاں آنکھیں دکھانی یعنی ہیں؟ کہ آپ کا موقف یہ ہے کہ یہ جو قرارداد ہے یہ بحیثیت صرف قرارداد ہی اسی کے طور پہ رہے گی، اس کا کوئی خاص کوئی فرق نہیں پڑے گا غزہ پہ جنگ بندی کے حوالے سے؟ اسرائیل کو روکنے والی دیکھیں قوت نا، کوئی ہے نہیں ہے سچ؟ یہ پہلے بڑی ریزولوشن، پہلے کشمیر پہ ریزولوشن پاس ہوئے ہیں. کیا ہوا کشمیر کا؟ ٹھیک ہے، کشمیر ایشو پوائنٹ حل ٹیکن. ہوا. جی ٹھیک ہے. ترین صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو امریکی پوزیشن میں تبدیلی نے ہماری کوششوں کو نقصان پہنچایا، نیتن یاہو کا یہ بیان، اس سوال کے ساتھ میں اس کو ایڈ اپ کر دوں، اور ساتھ میں امریکہ نے فوراً سے وضاحت بھی دے دی. امریکہ نے کہا کہ نہیں پالیسی میں کوئی فرق نہیں آیا، ایکسپلین کر دیا. دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، جو امریکی حکمران ہیں یا امریکی حکومت ہے، وہ واشنگٹن پورا وہ یرغمال کیا ہوا ہے یہودیوں نے. یہودی جو ہیں وہاں پر بڑے اثر انداز ہیں ہر معاملات پر. تو کوئی بھی حکمران ہو امریکہ میں، وہ یہودیوں کے زیر اثر رہتا ہے، اور کوئی ایسی پالیسی، کوئی ایسا بیان اگر وہ دے بھی دے تو پھر اس کی وضاحتیں کرتے رہتے ہیں کہ یہودی ناراض نہ ہو جائیں. یہودیوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ یرغمال کیا ہوا ہے امریکہ کو، اور امریکہ بالکل ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ امریکہ طاقت میں ہے، وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. لیکن دنیا میں امریکہ اور اسرائیل جو ہے، اس واقعہ کے بعد غزہ پہ جو کچھ ہو رہا ہے، تنہائی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. دنیا کے جو باقی طاقتور ملک ہیں، سوویت یونین ہے، چائنا ہے، تو ان کا بھی ایک رول ہے، وہ بھی اس پر بات کر رہے ہیں. لیکن بنیادی طور پر جو مسلمان حکمران ہیں، ہم جو ہیں، ہم تو مطلب کشکول ہمارے ہاتھ میں ہے، ہماری وہ پوزیشن نہیں ہے دنیا میں. جو وہ لوگ جن کے پاس وسائل بہت زیادہ ہیں، اور جو میں سمجھتا ہوں کچھ کر بھی سکتے ہیں، جن کی بات میں اثر بھی ہے، وہ اپنا رول نہیں کر رہے. ان کا رول انتہائی شرمناک ہے. وہ مسلمانوں کے ساتھ، اور میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ جو کچھ آج غزہ کے ساتھ ہو رہا ہے، اگر مسلمان حکمران اس پر خاموش رہے تو وہ دن پھر دور نہیں ہے جب ان کے ساتھ بھی وہ یہی کریں گے. اسرائیل نہیں چھوڑے گا ان کو بھی. یہ سب جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس چکر میں ہے کہ شاید ان کی شہنشاہت اور ان کی حکومتیں بچ جائیں گی. ایسا نہیں ہوگا. اس پوری صورتحال میں جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، اور بیچارے بچے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہے ہیں، بزرگ مر رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، اس پر سوائے ایران اور یمن کے کسی مسلمان ملک نے اس طرح ان کی ہیلپ نہیں کی جس طرح ان کو کرنی چاہیے تھی. میں سمجھتا ہوں یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے. جو اقوام متحدہ ہے، وہ تو میں سمجھتا ہوں امریکہ اور چند دیگر ممالک جو ہیں، وہ ان کا ایک ذیلی ادارہ ہے، ان کے ماتحت ادارہ ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا.
बदकिस्मती ये है कि दूसरी तरफ जो मुसलमानों ने OIC बनाई हुई है वो एक अच्छा डिबेटिंग तरीन क्लब बन साहब, गया है। आप क्या समझते हैं, डिबेटिंग कुछ कर नहीं सकता अक़वाम मुत्तहिदा या करना चाहता नहीं है? नहीं, मैं समझता हूँ कुछ नहीं कर सकता जी, जब तक अमेरिका जो है वो अमेरिका और ताकतवर मुल्क उसको नहीं कहेंगे। आप देखें ना, इराक पर जब सद्दाम के ज़माने में उन्होंने क्या कुछ कर दिया था, अफगानिस्तान में उन्होंने क्या कुछ कर दिया था, किसी ने पूछा? वो जैसे एक बदमाश आता है, उसके हाथ में गन पकड़ी हुई है, जिसको मर्जी है वो मार देता है। प्रॉब्लम ये है कि मुसलमानों का जो रोल है वो बहुत मायूस कुन है। OIC जो है वो एक डिबेटिंग क्लब बन गया है, उसमें कोई मुसलमानों की बात नहीं सुनी जाती, कोई इशू डिस्कस नहीं किया जाता। मुसलमान जो हैं वो ये चाह रहे हैं कि उनके यहाँ, हमारे जो अरब दोस्त हैं उनके यहाँ अमरीत है, वो ये चाहते हैं कि हमारी हुकूमत चलती रहे, हमारे मामला चलते रहें, बाकी जो कुछ मर्जी हो जाए। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इजराइल अगर यहाँ पे कामयाब हो गया और मुसलमान खामोश रहे, तो फिर ये मत भूलें कि इनकी बारी भी ज़रूर आएगी। और मुसलमान हुक्मरानों को ये सोचना चाहिए कि जो जुल्म हो रहा है, इस जुल्म को रोकना चाहिए। मैं समझता हूँ कि दुनिया ठीक है। को, अमेरिका को और इजराइल को जवाब देना चाहिए, लेकिन जवाब देने की पोजीशन में हमारे जो अरब हुक्मरान हैं वो तो ये कर ही नहीं रहे, सिवाय ईरान और यमन। यमन आप देखें, एक छोटा सा मुल्क है लेकिन खड़ा हो गया ना उनके खिलाफ। या हिजबुल्ला है, वो मतलब अपनी जो उसकी कैपेसिटी है उसमें वो कोशिश कर रहे हैं जवाब देने की। बाकी जो दे सकते हैं, जिनके पास वसाइल हैं, वो शर्मनाक तरीके से खामोश हैं। ठीक है। जिलानी साहब, आपका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है और इस वक्त जो हुक्मरान है इस मुल्क के, जो वक्त के बादशाह हैं, जो वज़ीर आज़म हैं, वो आपकी पार्टी से हैं, शहबाज शरीफ साहब। तो तरीन साहब कह रहे हैं कि जो हुक्मरान है, ख़ास तौर पे मुस्लिम उम्मा के या उन ममालिक के जो मुसलमान ममालिक हैं, तो उन पे ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ और जो कुछ कर सकते हैं वो करें। अदरवाइज़ वो वक्त दूर नहीं है कि जब इसराइल की जो हेजमनी है उन तक भी पहुँचेगी। तो आप क्या समझते हैं कि कम से कम पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में, इजराइल के खिलाफ एहतजाज करने की इजाज़त होनी चाहिए? जी, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। मेरा ख्याल है कि इजाज़त हमें किसी से तलब नहीं करनी, हम तो, अच्छा, अब हमारे यहाँ इसमें तो फॉलो अप एहतजाज सवाल है, मुज़ाहरे कता हुए भी हैं। कलामी के लिए माज़रत, फॉलो अप सवाल है, होनी चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में जब कुछ अफराद ने एहतजाज करने की कोशिश की तो वहाँ पे पुलिस आ गई और उनकी गाड़ी भी उन्होंने जब्त कर ली, उस पे जो स्पीकर था, लाउड स्पीकर, वो भी ले लिया। अगर किसी PSL के मैच में स्टेडियम में वहाँ पे नौजवानों ने अगर फ़लस्तीन का झंडा लहरा दिया तो पुलिस ने झंडा भी छीन लिया और उनको भी पकड़ लिया और स्टेडियम से बाहर कर दिया। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, बात ये है कि इसके बारे में तो बहरहाल वही बता सकते कंडेम हैं जो करते हैं आप? एडमिनिस्ट्रेशन उस वक्त। कंडेम मैं इस तरह से करता हूँ कि बिल्कुल, अगर कहीं पर अगर कोई पुरअमन अगर कोई मुजाहरा कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है और अपना इज़हारे राय, अपनी उसकी आज़ादी है, जी हाँ। उसमें अगर कंडेम कर रहा है तो अच्छी बात है, कंडेम करना चाहिए। लेकिन इसके साथ-साथ हमें कुछ और चीज़ों को भी देखना होगा ना। उसमें ये चीज़ें हैं कि हम अक्सर औक़ात ये करते हैं, बेशतर अक्सर व बेशतर ये करते हैं कि हम नॉन रेलेवेंट फोरम्स पे हम चीज़ों को लेके जाते हैं। जिन रेलेवेंट फोरम्स पे चीज़ों को होना चाहिए, उस पे बात हम करते नहीं हैं। ये हमारा एक अलमिया है, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, मैं जेनेरिकली बात कर रहा हूँ कि ये बड़ा हमारे पास मसला रहता है कि जिस फोरम पे बात करनी है, मैंने अब आपके साथ टॉक शो करना है, तो मैंने आपसे वो बात करनी है जो कि डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन के ज़िम्रे में आए, जो रिस्पॉन्सिबल इंफॉर्मेशन मैं शेयर करूं ताकि जो आपके ऑडियंस है, नाजरीन है, वो देख सकें। ना कि मैं यहाँ पे आपके सवाल के जवाब में, मैं आप मुझसे सवाल करें नॉर्थ पोल, मैं आपको जवाब दूं साउथ पोल। तो ये जो स्टेडियम के अंदर जाना, वहां पर हुल्लड़बाजी करना या कुछ और मामला करना, इसका बैकग्राउंड जरूर होगा कोई ना कोई कि जिलानी ये साहब, तो दुनिया भर वहां पर में लोग गए फुटबॉल होंगे। के लीग्स में, मैचेस में, इंटरनेशनल मैचेस में, बेसबॉल के मैचेस में, वहाँ पे जो ऑडियंस होते हैं वो झंडे लेके जाते हैं ऐसे मामलात में इज़हार यकजहती के लिए, बल्कि जी जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो उनके फ्लैग्स तक लगा लेते हैं, चस्पा कर लेते हैं। जी, बिल्कुल। देखें, एज़ लॉन्ग एज़ होस्टिंग और डिस्प्लेइंग फ्लैग्स, या आप उनके हक में जो है उनके जो है वो सॉलिडारिटी प्ले के कार्ड्स लिए। वगैरह लेकर बैठे हैं। सो यू आर एक्सप्रेसिंग सॉलिडारिटी विद द पैलेस्टीनियंस, गाज़ा के लोग हैं, या दुनिया में और भी जहाँ पे भी मज़लूम कश्मीरी है, कहीं और है, तो उनके साथ आप जो है सॉलिडारिटी तो एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट गोइंग बियॉन्ड कि आप वो देखें ना, अगर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी चल रही है आपके मुल्क चलें के ठीक अंदर, है, वैसे पॉइंट ही टेकन। लोग जिलानी साहब, आते नहीं है, तो अगला उसको सवाल। थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए ठीक उसके है, लिए। अगला सवाल। मान लेते हैं पाकिस्तान में इस वक्त बहुत सारे मसाइल हैं, इकोनॉमी के मसाइल हैं, हमारे अंदर विद इन पाकिस्तान टेररिज्म एक बहुत बड़ा मसला, इस पर भी अभी हम आगे बात करेंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट, आप समझते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान वो इकदाम उठा रही है जो कि मौजूदा सूरत हाल में फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए उठाने चाहिए थे, या हमारे में जितनी काबिलियत है, जितना पोटेंशल है अपनी हदूद में रहते हुए हम वो कर रहे हैं?
देखिए भट्टी साहब, इसमें मेरा एक जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि अब मुझे नहीं पता कि दीगर जो पैनल पे दोस्त हैं वो उससे एग्री करेंगे नहीं करेंगे। पाकिस्तान जो है वो हमेशा से अपने मसाइल को छोड़कर वो दीगर वॉर ऑन टेरर, कभी जी फलां के साथ आपने जो है वो राहदारी मंसूबा नहीं करना, कभी किस एक्सटर्नल उसमें मामलात के अंदर जो है ना, पाकिस्तान हमेशा जो है उसको धकेला जाता है बाय हुक और बाय क्रुक। हमारे पास चॉइस नहीं होती, चाहे कितना भी ताकतवर उस पे डिक्टेटर हो, जनरल बैठा हो, कोई जो कमांड कर रहा हो वो कहेगा जी डू मोर, कोई कह देता है आपको कोई क्या मामला है। मैं इसको वापस समेटता हूँ गुफ्तगू को और आपके सवाल पे आता हूँ कि हमारे इश्यूज क्या है सबसे पहले। क्या हमारे अपने इंटरनल इश्यूज जो है वो तो मैंने सर मेंशन कर दिए सवाल से वो है, पहले कि इन हमारे प्लेस है। मसाइल हैं, लेकिन जी हम जी। जी लेकिन लेकिन इसी के साथ मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हमें जो भी देखें, अगर हम इस्लामी ममालिक की हम बात करते हैं, अगर हम माजी में आप हम मुतमईन हैं अपना हुकूमत एक वो पाकिस्तान का जो लेते हैं। रोल है फ़लस्तीन के साथ जिस तरह से खड़ा होना चाहिए, आप जी मुतमईन हैं उस वाले से? देखिए, ये जो हमारा खड़ा होना है वो तो बहुत जरूरी है, वक्त की जरूरत है। आप हमने मुतमईन हैं, हमेशा जो है जी, ठीक हम है। हमें नहीं, हमें जी, और ज्यादा इस पे वोकल होने की जरूरत है। लेकिन हमें एक हद भी अपनी देखनी है कि हम किस हद तक जा सकते हैं उसमें। क्या ठीक है। हम उस हद तक जाना ठीक है जी, चाहिए पॉइंट हमें? टेकन। क्या हम हमें 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 एक आखिरी नुक्ता मैं ये कह रहा हूँ कि हमें अपनी पैरामीटर्स में रहते हुए, देखते हुए असेस करना चाहिए कि हम कितना, लेकिन हमें जाना जरूर चाहिए, बात करनी चाहिए। आलमी सतह पे हमने की भी है माजी में, और अब भी हमें करनी चाहिए। इससे इससे तो कोई इनकार नहीं है। ठीक है, वापस आपकी जानिब आऊँगा। नाज़रीन, यहाँ पे ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक जी। जी तरीन साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं हुकूमत पाकिस्तान का जो रोल है इस वक्त फ़लस्तीन के हवाले से और इसराइल को कंडेम करने के हवाले से? क्या जितनी हमारी लिमिट्स हैं, उन लिमिट्स में रहते हुए हम अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं? देखिए, हमारा जो मुल्क है, हम बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हैं, तो हम तो जो रोल कर सकते हैं वो भी मतलब पूरी तरह नहीं कर रहे। सत्तार साहब, डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ फायरिंग का तबादला हुआ है, 4 दहशतगर्द मारे गए। इसके साथ साथ तुर्बत ने पाक बहरिए के एयर बेस पे दहशतगर्द का जो दहशतगर्दों का हमला है, दहशतगर्दाना हमला, वो नाकाम बना दिया फोर्सेस ने। 4 दहशतगर्द वहाँ भी हलाक हुए, एक एहलकार शहीद हुए। तो ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं पाकिस्तान में, इनको क्या आइसोलेशन में देखा जाए और कोई इतना बड़ा मसला ज़ाहिर नहीं है, या फिर आप क्या समझते हैं आने वाले वक्त में ये मज़ीद बड़ा मसला बन सकता है, दहशतगर्दी मज़ीद फैल सकती है जब तक हमने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर ना किया? भट्टी साहब, मैं किसी मोहल्ले में रहता हूँ, मेरे अपने हमसायों के साथ नहीं बनती, तो कैसे हो सकता है कि मैं सुकून से रहूँ? पाकिस्तान उन बदकिस्मत मुल्कों में आता है जिनके अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात ही ठीक नहीं है। ना अफगानिस्तान के साथ ठीक है, ना इंडिया के साथ ठीक है। ईरान के साथ भी हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं है, ये हम तो ऐसे ही जुबानी कलामी कह देते हैं। और फिर चीन को भी हम कई गाए बगाए ना, ये जहादी तंजीमें हों या मजहब की आड़ में, हम चीन में भी इंटरफेरेंस करते हैं, उनके इंटरनल मामलात में हम चले जाते हैं। फिर चीन भी हमसे रिक्वेस्ट करता है कि जनाब आपकी मेहरबानी, हमारी दोस्ती के बारे में कहा जाता है कि बहुत गहरी है और बहुत ऊंचाई है हमारी दोस्ती। तो आपको अगर रहना है अमन के साथ, तो आपको इंडिया के साथ भी मामला तय करने पड़ेंगे, अफगानिस्तान के साथ भी तय करने पड़ेंगे, ईरान के साथ भी तय करने पड़ेंगे, चीन के साथ मजीद बेहतर करने पड़ेंगे, नहीं क्योंकि सरदार साहब, हमसायों के। कतः कलामी की माजरत, जो अगर इंडिया की आप बात करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी ये भी तो है ना कि वो मुल्क भी हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए राज़ी हो। क्योंकि जब यहाँ पे इसाक डार साहब ने कहा कि यहाँ पे जो अजय बरादरी है वो चाहती है कारोबार हो भारत के साथ, तो जयशंकर साहब का बयान आ गया, उन्होंने कहा हम तो उस मुल्क के साथ जो कि दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है और पिछले मामलात हम जब तक तय ना करें तो हम कैसे उसके साथ तजारत कर सकते हैं, हम इंटरेस्टेड नहीं है। ये पाकिस्तान इंडिया का जो मामला आता है, तो आपको पता है 2004 में ये तो मेरे आंखों के सामने हुआ था। मैं भी उस स्टेडियम में मौजूद था, लाहौर के कदाफी स्टेडियम में, जहां इंडिया का मैच पाकिस्तान के साथ वनडे हो रहा था। इंडिया दोनों मैच जीता है, और दोनों मैच के बाद पाकिस्तानी सेलिब्रेट इस तरह से कर रहे थे जैसे पाकिस्तान जीत गया। उसको फ्रेंडली मैचेस का नाम दिया गया था। तो ये होता है कि जब दो स्टेट्स या दो हुकूमतें एक दूसरे के करीब आए तो लोग भी करीब आए थे। ठीक जब है। दो स्टेट्स और दो हुकूमतें आपस में बदगुमानी रखेंगी तो लोग भी बदगुमानी रखेंगे। आपको अपने हमसायों के साथ, एक अफगानिस्तान है, वो तो आप देख लें कि लिख लें, बल्कि हमेशा के लिए आपने अपने गर्दन के ऊपर एक तलवार जो है ना लटका दी है। अफगानिस्तान में जब तक तालिबान रहेंगे आपकी गर्दन पे तलवार लटकती रहेगी, क्योंकि आपने उनको सिखाया है कि आराम से नहीं बैठना, जमाना है अमन आपकी डिक्शनरी में नहीं है, जंग है जो फतवाहात देती है। तो जो और
آپ یہ तालिबान समझते हैं। हैं कि जब तक अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत मौजूद है तब तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी का कलाकमा नहीं हो सकता? तो जब वो तालिबान पैदाइशी पैदावार ही इस इंतहा पसंदी की हैं तो किस तरह से हो सकता ठीक है? है, या तो कोई इलेक्टेड हुकूमत हो ना, इलेक्टेड हुकूमत से आप उम्मीद कर सकते हैं, चाहे वो आपकी पसंद की ना भी हो, इलेक्टेड हुकूमत से आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये कोई ऐसा रखेगी, अपने लोगों का ख्याल रखेगी और हमारे लोगों का भी ख्याल रखेगी। अब तालिबान के अपने जो लोग हैं वो भी तालिबान हैं, वो भी लड़ाई पे यकीन करते हैं कि लड़ाई जो है ना, हमारी जिंदगी का मकसद लड़ाई जंग है। वो जंग और लड़ाई से रुक जाएं तो तालिबान वैसे खत्म हो जाएंगे। वो जंग और लड़ाई से कैसे रुक सकते हैं? उनकी तो पैदाइश ही जंग और लड़ाई में हुई है। जब पैदाइश ही जंग और लड़ाई में हो जाए तो फिर सारी जिंदगी फिर वो जंग लड़ाई ही रहती है। तालिबान के साथ भी यही है। जी ठीक है। तरीन साहब जी आप जी 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 कि जहाज जो है ना, जहाज वो उन्होंने इंडस्ट्री बना दिया है, एक जो मुनाफा बख्श इंडस्ट्री है, वो जहाज कर रहे हैं डॉलरों के लिए। उनके पास डॉलर आते हैं, डॉलरों के लिए जहाज करते रहे हैं। अच्छा, ये इसी हमारे को आप पास जो कंटिन्यू जाती है कीजिएगा, ये मैं भी यहाँ पे डॉलरों के करते रहे हैं। तरीन साहब मैं इस पे ऐड ये करना चाहता हूँ कि आप क्या समझते हैं जो वाकयात दहशतगर्दी के हो रहे हैं इनको हम क्या आइसोलेशन में देख सकते हैं या फिर ये एक बहुत आने वाले वक्त में बहुत बड़ा तूफान भी बन सकता है? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, हमारा जो दुश्मन है ना, वो क्योंकि ये जो जो जहादी हैं, ये जहादी इंडस्ट्री बन गई है। ये एक इंडस्ट्री है और ये फ़ायदेमंद इंडस्ट्री बन गई है जिसमें ये पैसा कमाना चाहते हैं। हमारा दुश्मन इनको पैसा दे रहा है, हमारा दुश्मन इनको डॉलर दे रहा है। और जिस तरह पहले ये अमेरिका के खिलाफ, अमेरिकी डॉलर पर सोवियत यूनियन के खिलाफ जहाद करते रहे हैं, अब ये हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारा दुश्मन इनको पैसे दे रहा है, इनको डॉलर दे रहा है और ये जनाब आए रोज़ हमारे खिलाफ जो है कहीं ना कहीं कोई ना कोई कार्रवाई कर रहे हैं। इस पे कम से कम कोई तो एहतसाब होना चाहिए, कोई तो चीज़ सामने आनी चाहिए, तो कोई तो जिम्मेदार होना चाहिए कि इसको हमने कैसे निपटना है। कोई आदमी जो है इस तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहा। अब हर रोज़ हमारा दुश्मन जो है वो इनको इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि उनको तो उनकी मुंह को लगी हुई है। डॉलर जो तरीन उनको साहब देता है आप वो उनके एहतसाब साथ की लगे बात हुए कर हैं। रहे हैं। भुट्टो साहब की जो फांसी थी उसके हवाले से अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी है कि उनको जो है फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला और वो कलअदम भी करार देने की इस्तात नहीं रखते। तो आप बात कर रहे हैं एहतसाब की। देखें, पनोशे को फांसी देने के बाद लोगों ने ये समझा था कि वहाँ चिली में जो है इंसाफ के मुतालबात ख़त्म हो जाएंगे। भुट्टो को फांसी देने वालों ने ये समझा था कि इंसानी हकूक़ और यहाँ जो इंसानी हकूक़ के लिए बात होती है, जो इंसाफ के लिए बात होती है, वो ख़त्म हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होता। किसी इंसान के 2-4 इंसानों को फांसी देने से या उनको स्टेज से हटाने से या उनकी ज़िंदगी ख़त्म करने से लोग आवाज़ बुलंद करते रहते हैं और हर अहद में अपने मसाइल होते हैं, हर अहद में अपनी मुश्किलात ठीक है। होती हैं। तो ये नहीं हो सकता कि आप लोगों को फांसियाँ दे दें तो मसाइल समझें कि हल हो जाएंगे। कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। आवाज़ उठाने वाले लोग हर दौर में मौजूद रहते पॉइंट हैं। टेकन। जिलानी साहब कितना ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए इस वक्त अपने पड़ोसी ममालिक के साथ? सतार साहब ने मिसाल दी कि अगर मेरे ताल्लुकात अपने पड़ोसी के साथ अच्छे नहीं हैं तो बाकी मामलात कैसे अच्छे करूँगा, तय करूँगा? कितना ज़रूरी है इस वक्त, चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे वो ईरान का मामला है, चाहे वो भारत का मामला है? देखिए भट्टी साहब, मैं सतार साहब या तरीन साहब से सुर मिलाने की कोशिश करता हूँ। जी वो भी वही बात कर रहे हैं जो हम बात करते हैं, हमारी पार्टी जमात बात करती है। देखें, बात ये है कि हमें मुझे काइंडली थोड़ा सा मुझे मौका दीजिएगा। जी हम करते हैं कि जी हमें ये करना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपने एक सवाल किया कि जी अभी आपकी हुकूमत है मुस्लिम लीग नवाज की, तो अब आप बताएं कि इसमें क्या होना चाहिए। जी हमने तो ये ऑलरेडी किया है, हम भी इसी चीज को हम बात करते हैं, हम भी इसी चीज के विक्टिम रहे हैं। आपको याद होगा कि जब भी मियाँ साहब की गवर्नमेंट आती है मुस्लिम लीग नवाज की, तो हम अपने नेबर्स के साथ ताल्लुकात अच्छे करने के लिए हम कोशिशें करते हैं। ये जो फर्जी जो एक वो टर्म्स आती है ना, सीबीएम्स, ये जो दूसरे लीडर्स आके यूज करते हैं लेकिन काम कुछ उस पर होता नहीं है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, वो एक्चुअली जो है वो हमारी क्यादत ने करके दिखाया है। आपको याद होगा कि वाजपेयी साहब के साथ मुआहदा हुआ था, श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सर्विस शुरू की गई थी। फिर आपको याद होगा कि दूसरे दौर में भी जो है वो मामलात कहाँ, उसी दौर में फिर मामलात कहाँ से किस नहज पे चले गए। फिर आपको याद होगा दूसरे दौर में लास्ट जो गवर्नमेंट थी, जो पीडीएम से पहले वाली गवर्नमेंट थी, उसके अंदर भी आप देखें कि यही अपना मोदी थे ना, यही। और इसी मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत में और उसी मोदी की हुकूमत में पाकिस्तान और इंडिया ने एक दूसरे को एमएफएन स्टेटस दिया था, अगर आपको याद हो, मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा दिया था। ट्रेड की बात हो रही थी, बी2बी की बात हो रही थी। हम तो चाहते हैं ईरान के साथ सीपैक मंसूबा आपके चाइना के साथ शुरू हुआ और बड़ा अच्छा चला, उससे आपकी बहुत सारी सड़कें, विंड वो तो अब दोबारा मौका एनर्जी आपको मिल गया, कॉरिडोर, सब कुछ अब हुआ। दोबारा से हालात बेहतर कर सकते हैं। सर देखें, हम जो बात तरीन साहब ने की या जो बात जो है वो उन्होंने की है सतार साहब ने, कि हम भी इसी चीज के हैं कि हमारे पास जब तक ये डॉक्ट्रिन आना बंद ना हो जाएंगे ना, कि जी फलां आ गया उसने कहा कि नहीं उसने पूरी पॉलिसी को 360 मार दिया,
तो हमारे पास तसलसल जब तक नहीं रहेगा, हम जब तक अभी अपने जो छोटे आप छोटे अभी वेस्टेड अफगानिस्तान के इंटरेस्ट साथ से अगर बात। ट्रेड की बात करें जिलानी साहब, तो तकरीबन 2000 जी ट्रक जो है वो जाता था अफगानिस्तान महीने में, अब वो 700 जा रहा है सिर्फ। सर, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि हम जो बात हम कर रहे हैं ना कि हमें अपने नेबर्स के साथ जो है वो एक अच्छे ताल्लुकात, और हमें एक इसमें ओपन होना चाहिए बिजनेस के लिए, बाकी ट्रेड के लिए। तो हमने टापी मंसूबा किसके दौर में आया, आप ठीक मुझे है, ये बता दें। आप टापी तायीद करते मंसूबा, हैं कि उसके बाद हालात बेहतर अ, करने चाहिए, ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, ख़ास तौर पे ये जी सवाल था खसूसी तौर पे दहशतगर्दी के वाक़यात को रोकने के लिए। जी, जी देखिए ठीक है। दहशतगर्दी के वाक़यात को रोकना है तो सबसे पहले हम अपनी इंटरनल पॉलिसी, हमें अक्रॉस द बोर्ड जो है ना एक वन पेज पे आना पड़ेगा। हमारे अंदर जब तक हम स्टेट विद इन स्टेट का कॉन्सेप्ट इंटरनल और खत्म नहीं फॉरेन करेंगे, पॉलिसी भी, तब तक। जी, फॉरेन पॉलिसी भी। देखिए फॉरेन पॉलिसी आपकी हर चीज जो है ना वो प्रोपोर्शनल है। आप किसी एक चीज को माइनस करके किसी एक चीज को प्लस नहीं कर सकते, किसी एक चीज को प्लस करके किसी एक चीज को माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, हमें पैरेलल बैलेंस पॉलिसीज बनाने की जरूरत है, हमें अच्छी सफारतकारी की जरूरत है, पॉइंट हमें टेकन। मैं हमें वापस हमें आऊँगा जो आपकी है जानिब। चीजों को स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। पॉइंट टेकन। सत्तार साहब, पड़ोसी ममालिक की बात हो रही है। ईरान ने पाकिस्तान को धमकी दे दी थी 18 अरब डॉलर हर्जाने की, जो गैस पाइपलाइन का मंसूबा अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। तो आप क्या समझते हैं कि एक तरफ अमेरिका बहादुर है और वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक साहब कहते हैं कि हम अमरीकी पाबंदियों से इस्तिस्ना मांगेंगे, और अगर इस्तिस्ना नहीं मिलता तो दूसरी तरफ ईरान है, दोनों तरफ ही खाई हैं, 18 अरब डॉलर हम कहाँ से देंगे? तो आपको क्या लगता है कि अपेरेंटली पाकिस्तान को अमेरिका इस्तिस्ना दे देगा गैस पाइपलाइन मंसूबे के लिए, जो कि जिसकी शदीद ज़रूरत है पाकिस्तान के इस वक्त? अब देखें, एक हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया। इंडिया के अमेरिका के साथ ताल्लुकात देख लें, कहाँ कहाँ पे इंडिया स्टेट अवे अपनी नेशनल जो नेशनलिटी है उनकी, जो एक नेशनलिस्ट होते हैं उस तरह की अप्रोच में वो चले जाते हैं। हम कभी नहीं गए, क्योंकि हम मांगते हैं, हम मांगने वाले हैं, हम डिपेंडेंट नहीं है। हमारे यहाँ जमहूरियत नहीं होती, इंडिया में जमहूरियत होती है। चाहे मोदी आ जाए, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी आ जाए, चाहे राहुल गांधी आ जाए, चाहे मनमोहन सिंह आ जाए, कांग्रेस आए या बीजेपी आए, वहाँ जमहूरियत चलती है। जमहूरियत में मुल्क मजबूत होता है। अब ये जो साथी बैठे हुए मुस्लिम लीग नून के, जब ये नवाज शरीफ की हुकूमत होती है तो इंडिया के हम करीब हो जाते हैं। नवाज शरीफ ने जब लास्ट टाइम जब नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान से उड़ा है और 25 दिसंबर को लाहौर आ गया, ये बहुत बड़ी एक बात थी जिसको समझने वाली बात थी। लेकिन हम लोग क्योंकि मुखालफत पे यकीन करते हैं, हम मुखालफाना नारे हमें बहुत पसंद है। वो आया है, उसने लैंड किया है और 9 बंदे गए हैं जाती उमरा, जिनको वीजे जारी किए गए थे, सिर्फ 9 बंदों को। बाकी लोग एयरपोर्ट पे थे। लेकिन हमारा पूरा का पूरा मीडिया क्या कह रहा था कि जी वो गुलछड़े उड़ाते फिर रहे हैं, बगैर वीजे के सड़कों में फिर रहे हैं, माल रोड में फिर रहे हैं, अवारी जा रहे हैं, पीसी जा रहे हैं। बंदा कहे कि यार सिर्फ 9 बंदों को वीजे जारी हुए थे। आप इमिग्रेशन से पता कर लेते, एफआईए से पता कर लेते कि आपने वीजे किन को जारी किए हैं। 9 बंदे थे जिनको वीजे जारी हुए थे, जो जाती उमरा गए थे। उसके बाद नवाज शरीफ मरी में जंदाल से मिलता है। अब नवाज शरीफ जंदाल से दुनिया के किसी भी हिस्से में मिल सकता था, लेकिन उसने जानबूझ के ये किया। ये इस ठीक तरह है। का स्टेप जो होता है, इस तरह कदम जो होता है ना, वो हमेशा सियासी हुकूमत जो उठाती है, उसे पता होता है कि यार हमने सियासत करनी है, हमने वोट लेना है। जी जी ठीक है। तरीन साहब, जो गैस की जो बात हो रही है, ईरान के साथ जो मामला है, वजारत प्लानिंग की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक गैस की जो डिमांड है वो 4237 MMCFD 2030 तक होगी, जबकि 2025 तक ये सप्लाई जो है 2102 MMCFD कम हो जाएगी। तो कितना ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, ये बहुत ज़रूरी है। ये प्रेसिडेंट आसफ़ अली ज़रदारी जब पिछली हुकूमत में थे तो उन्होंने ये वहाँ पर अपना जाके ओपनिंग वगैरह भी की थी, कोई पाइप शाइप लाइन की भी, ठीक है, ईरान वाले एरिए में। मैं आपको अर्ज़ करूँ कि बात ये है कि हमें अपने मुल्क के बारे में सोचना है। हमें अमेरिका के जो पाबंदियाँ हैं और अमेरिका जो मामलात हैं और अमरीकी मफादात हैं उसको नहीं देखना। क्या इंडिया जो है उसका आप देख लें कि उसके पहले सोवियत यूनियन से ताल्लुकात थे, सोवियत यूनियन बिखरा तो उसने अमेरिका के साथ ताल्लुकात बनाए, और आज जनाब अमेरिका जो है उसके अमेरिका से हमारे से ज़्यादा इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हो गए हैं, और वो ईरान से तेल ले रहा है। अगर वो ईरान से तेल ले सकता है तो हम गैस क्यों नहीं ले सकते, हम तेल क्यों नहीं ले सकते? देखें, मैं इस बात का हामी हूँ कि हमें ईरान से गैस भी लेना चाहिए, हमें ईरान से तेल भी लेना चाहिए। हम जो सऊदी अरब और दीगर ममालिक से लेके आते हैं वो बहुत दूर से आता है, उसके वहाँ लाने के जो सफरी अखराजात हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं।
تو ہمیں ایران سے تیل بھی لینا چاہیے, ہمیں گیس بھی لینا چاہیے, اور یہ جو پابندیاں ہیں اور یہ مجبوری ہیں اور یہ جو امریکہ کا دباؤ ہے, اسے میں سمجھتا ہوں اب خاطر میں نہیں لانا چاہیے. اگر آپ نے ملک کی معاشی صورتحال بہتر کرنی ہے اور ملک میں کوئی انڈسٹری کا پہیہ چلانا ہے تو آپ کو ایران سے گیس لینا پڑے گا, لیکن ورنہ آپ آئی سمجھتے ایم ہیں ایف کہ کے کہنے پہ جو گیس ہم نے مہنگی کر دی ہے, جو باقی جو بچ چکی ہے جی ہاں, انڈسٹری, وہ بھی بند ہو جائے گی. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی گیج کرنا پڑے گا کہ اگر ہم لوگ امریکہ کی مرضی کے خلاف جاتے ہیں اور امریکہ کی منشا نہیں ہوتی اور گیس پائپ لائن پروجیکٹ پہ ہم پروسیڈ کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا وہ نقصان کئی زیادہ ہو جو کہ بچت ہماری گیس سے ہونی ہے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, امریکہ جو ہے نا اس نے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے, تو کیا ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے امریکہ نے کیا, دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, ہم امریکہ بلاک میں جب گئے ہیں وہی غلط فیصلہ تھا. وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری جب جنگ ہوئی تو جی امریکہ کا بحری بیڑا آ رہا ہے, اس نے ہماری کبھی حمایت نہیں کی. یہ کشمیر کا جو ایشو ہوا جس پہ دونوں آرٹیکل ختم کیے مودی نے, امریکہ نے کیا ہماری حمایت حاصل کی ہے؟ آپ کیا ہمیں کہا, کسی مسلمان نے نہیں کہی سوائے ایران کے, کون ہمارے ساتھ کھڑا ٹھیک ہے, ہوا ہے؟ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پڑوسی ممالک سے تعلقات اچھے کرنے چاہیے. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ آج جو دنیا ہے وہ بدل چکی ہے. اب ایک ملک نہیں ترقی کرتا, پورا خطہ ترقی کرتا ہے. تو ہمیں چائنا کے ساتھ مل کر یہ درمیان میں معاملات بہتر کر کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. آخر چائنا نے جو سعودی عرب اور ایران کے درمیان, میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے نظریاتی اور فکری بہت زیادہ اختلافات ہیں, وہ ان کو پس منظر میں کر کے ان کی صلح نہیں کرا دی, آپس میں معاملات بہتر نہیں کرا دیے. ٹھیک ہے, تو ہمیں یہ آگے بڑھنا چاہیے اور اس منصوبے پہ کام ہونا چاہیے, ورنہ ہمارے مسائل بہت زیادہ بڑھ جائیں گے اور شاید ہم ایسی مشکلات کا شکار ہو جائیں گے کہ جن کو پھر ختم کرنا ہمارے پاس کی بات نہیں جی ہوگا. ٹھیک ہے. جیلانی صاحب, پیپلز پارٹی کے دور میں اس کی ابتدا ہوئی تھی, اور کیا اب مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں جن کا تعلق آپ کی پارٹی سے ہے, کیا وہ میک شور کریں گے کہ گیس پائپ لائن منصوبہ پاکستان ایران کا جو ہے پایہ تکمیل تک پہنچے؟ لیکن ناظرین یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے بریک کا. جیلانی صاحب بریک کے بعد جواب دیجیے گا اس کو. ویلکم بیک. جی جیلانی صاحب, بریک میں جانے جو سے پہلے آپ سے بات سوال آپ نے کیا تھا کی کہ ہے, کیا پاکستان ایران گیس پائپ لائن منصوبے کو موجودہ حکومت پایہ تکمیل تک پہنچا پائے گی؟ جی بالکل. جو ابھی بات ہو رہی تھی اور حوالہ دیا جا رہا تھا ایکسٹرنل پریشرز کا, تو وہ ایکسٹرنل پریشرز کو سسٹین کیا گیا ہے اس بار, اور یہ میں آپ کو بالکل آپ ذمہ داری کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے چینل کے توسط سے اور پروگرام کے توسط سے, کہ ہمیں اپنی ریکوائرمنٹس دیکھنی ہے, ہمیں اپنی جہاں ہماری ڈیولپمنٹ ہے, پروگریس ہے, جہاں ہماری انٹیگریٹی کا معاملہ ہے, ہمیں وہ فیصلے ابھی لینے پڑیں گے. ہم وی کی ناٹ بی اے پراکسی نو مور, کہ ہم چیزوں کو بیٹھ کے دیکھیں اور کسی کا ویسٹڈ انٹرسٹ سرو کریں. ہمیں اپنے انٹرسٹ کو دیکھنا ہے, ہماری کیا ڈیمانڈز ہیں, ہماری جو ڈیمانڈز ہیں, جو ہماری نیڈز ہیں, ہم نے اس کو کیٹر کرنا ہے. تو وہ ظاہر ہے ہمارا نیبر ہے ایران کے ساتھ, تو آپ ہمارا سمجھتے ہیں ویسے کہ بھی جیسے امریکی پابندیوں کا خوف جو ہے وہ اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے پاکستان کی جو حکومت ہے وہ کر پائے گی؟ دیکھیں لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج آج پرائم منسٹر صاحب جو ہے, آج وہ ٹیکس ایکسیلنس ایوارڈ میں وہ شریک تھے, اس کے اندر انہوں نے اپنی پالیسی بیان انہوں نے دیا ہے, انہوں نے وے فارورڈ بتایا ہے, انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ سی پیک کا جو راؤنڈ 2 ہے اس پہ بھی کام ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے ہر وہ بات بتائی ہے جو پاکستان کو خود ٹھیک ہے, مختار ریاست بنانے کے لیے میرا خیال ہے کہ سنگ میل جو ہے وہ ثابت ہوگی یہ چیزیں. اور یہ جو گیس منصوبہ ہی صرف نہیں, آپ دیکھیں گے کہ ابھی آنے والے دنوں کے اندر جہاں پر آپ ایس آئی ایف سی پہ بہت ساری تنقید چل رہی تھی, ایس آئی ایف سی کے اندر ابھی آپ دیکھیں گے جو چیزیں ہونے جا رہی ہیں اور انڈیپینڈنٹلی ہونے جا رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ہم تنقید سے ہمیں باہر آنا پڑے گا, جی ٹھیک ہمیں ہے, کریٹیکل پوائنٹ ٹیکن, انالیسس سے میں باہر واپس آنا آؤں گا پڑے آپ گا, کی تھوڑا جانب. پازیٹیو ہمیں دل لینی جی چاہیے. ٹھیک ہے. ستار صاحب آپ کچھ سیاسی ڈسکشن کر لیتے ہیں. مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر ہے رانا ثناء اللہ صاحب, جو کہ سیٹ تو ہار گئے اس دفعہ, لیکن ان کا بیان ہے کہ ارسا کے چیئرمین پر پیپلز پارٹی کا رویہ سامنے آیا ہے, ہر بات پر اپنا موقف بھی ہوگا اور اچھا بننے کی کوشش بھی ہوگی. پیپلز پارٹی کو طنز کر رہے ہیں, یہ بھی کہے کہ کیا ہم نے پیپلز پارٹی کا ہمیں کوئی ادھار دینا ہے. تو اب تو چیئرمین ارسا کی اپائنٹمنٹ کی بات بھی اب پرانی ہو چکی ہے, آج کل کی تو بات ہے نہیں, آلموسٹ ہفتہ ہو چکا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے بیان کیوں دیا ہے, اور کیا ایسے بیان بازی سے مزید تلخیاں بڑھیں گی دونوں پارٹیز کی, اور مستقبل سیاسی کیا ہوگا دونوں کا, نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا؟ تاریخی طور پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی رقیب جماعتیں ہیں, تاریخی طور پر پاکستان کی سیاست کو دیکھا جائے, لیکن یہ دونوں جو رقیب جماعتیں تھیں نا, ان کی سروائیول بھی اسی میں تھی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ہی سلوک کریں جیسا کہ وہ آپ جس کا حوالہ دے رہے ہیں.
जब आप ये रकीब अपने एक दूसरे के खिलाफ बात करना बंद कर दें और किसी तीसरे के बारे में इकट्ठे मिलके बात करें तो तीसरे को फायदा होता है। इन दोनों ने मिलकर 2 ढाई साल 3 साल तो इमरान खान को डिस्कस किया, जिसका फायदा इमरान खान को हो गया। अगर ये रकीब रहने का मतलब क्या है कि सियासी तौर पे रकीब है ना, कि भाई आप एक दूसरे की पॉलिसियों से आप मुत्तफिक नहीं होते, ये आपका हक है कि आप बात कर सकें। अब यही जो राना सनाउल्लाह बात कर रहा है, आज बात कर रहा है, अगर 2 साल 2.5 साल पहले इनके दरमियान ये बात चलती तो मेरे ख्याल में इमरान खान को उतना फायदा ना होता जो हो गया इन दोनों की एक किस्म की सादगी की वजह से या बेवकूफ़ी की वजह से। दोनों में से कोई एक नाम दे दे कि ये दोनों भूल गए हैं कि जिसको हम जितना ज्यादा डिस्कस करेंगे वो उतना ही उसको फायदा होगा। इन्होंने 2 ढाई साल तो इमरान खान को डिस्कस किया तो उसका फायदा तो इमरान खान को होना था। अगर ये दोनों एक दूसरे को डिस्कस करते, चाहे मुखालफाना तरीके से डिस्कस करते, तो ये दोनों अलाइव रहते। आज दोनों की फॉलोइंग किस तरीके से मुतासर ना होती जिस तरह से मुतासर हो चुकी है। रकीब जमातें जहां भी दुनिया में चले जाएं, चाहे वो डेमोक्रेट्स हो, रिपब्लिकन्स हो, या इंडिया में बीजेपी हो या कांग्रेस हो, रकीब जमातें हमेशा जिंदा रहती हैं एक दूसरे की पॉलिसी की मुखालफत की वजह से। ठीक अब है। आप अगर अपनी मुखालफत खत्म कर देते हैं तो लोगों को तो महसूस होना शुरू होगा कि शायद ये जल्दी काम कर रहे थे, तो फेक थे यार, ये तो ड्रामा कर रहे थे, इनका तो मुकमुका हुआ था, हर तरह का इल्जाम लग सकता है आप पर। लेकिन आपने साबित करना है कि इस जमीन पे रहते हुए, इस मुल्क में रहते हुए, एक तरफ नून लीग है, जो नून लीग का जो आइडियोलॉजी जो भी कह लें, आइडियोलॉजी हो गया हमारे यहाँ ताज़ा तरीन जो है ना, इस पे ज़रब पड़ चुकी है कि आइडियोलॉजी कोई नहीं होती। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि चलो आइडियोलॉजी जिस तरह की भी है, लूली लंगड़ी है, मरी हुई है, बीमार है, लेकिन आइडियोलॉजी है। वो कुछ लोग उसको फॉलो करते हैं जो सपोर्टर होता है, जो वोटर होता है। फिर एक पीपल पार्टी है, उसकी भी कोई आइडियोलॉजी है या थी, उसको फॉलो करते हैं उसके सपोर्टर, अच्छा उसके सितार साहब, वोटर। लेकिन इंटरेस्टिंगली इस इलेक्शन कैंपेन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की आइडियोलॉजी मुख्तलिफ नजर आई और उनके पास कोई सियासी स्लोगन भी वैसा ऐसा नहीं था जो कि माजी में उनके पास रहे हैं। अब देखें ना कि अगर बीच में जो वैक्यूम क्रिएट हुआ जिसपे इमरान खान आ गया, तहरीक इंसाफ आ गई, तो फायदा तो उसको होना था कि इमरान खान की स्ट्रेटजी जो 2 pronged स्ट्रेटजी थी वो कामयाब रही कि मुझे 24 के 24 घंटे डिस्कस मैं ही रहूं, डिस्कशन में मैं ही ठीक मौजू है, बना रहा हूं, ठीक है, उसमें वो कामयाब हो गया। मौक़िफ़ आ गया अब आपका। इनको तो समझ ही नहीं आई। इनको मेरे ख्याल में बाद में समझ आई कि यार ये फायदा तो उसको हो गया जिसकी हम मुखालफत लेकिन तब करते बहुत हैं। देर हो गई। मैं वापस आऊंगा आपकी जानिब। तरीन साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में ऐसी सोच अभी है, ऐसा तबका है जो कि ज़हनी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूदगी या अलाइंस को एक्सेप्ट नहीं कर रही, हजम नहीं कर रही? ये दोनों तरफ ऐसा है। देखें, पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं, आप देखें कि पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई पंजाब में। इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह ये है कि आज जो मुस्लिम लीग मौजूद है मियाँ नवाज शरीफ की सरबराही में, पीपल्स पार्टी के पंजाब के कारकुन, पीपल्स पार्टी के पंजाब के लोग जो इसको ज़िया-उल-हक का तसलसल समझते हैं। वो ये समझते हैं कि ज़िया-उल-हक ने बहुत जबर किया, हमें कोड़े मारे, फांसियाँ दी, तशद्दुद किया और मियाँ नवाज शरीफ को उन्होंने प्रमोट किया। पीपल्स पार्टी ने जैसे ही मफाहमत का हाथ बढ़ाया नवाज शरीफ की तरफ और मुस्लिम लीग नून की तरफ, आप देखिए पंजाब में पीपल्स पार्टी नीचे से ख़त्म हो गई है। और वो लोग, वो जो लड़ने वाले लोग थे, जो एहतजाज किया करते थे, जो जो मतलब हर दुख सुख में पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ खड़े होते थे, वो नहीं हैं। वो उस जब इमरान खान आए और उन्होंने आके वही बात शुरू कर दी जो पीपल्स पार्टी कह रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम इधर चले जाएं। तो पीपल्स पार्टी की बुनियादी जो मैं समझता हूँ उनको उसको नुकसान हुआ है, इस मफाहमत की वजह से हुआ है। पीपल्स पार्टी का आज भी जो कारकुन है वो किसी सूरत मियाँ नवाज शरीफ को बर्दाश्त नहीं करता। जिलानी साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है आपके राना साहब, उनको इस वक्त क्या ज़रूरत पेश आई थी कि वो चेयरमैन इरसा की अपॉइंटमेंट के हवाले से ऐसा बयान दें और ये भी कहें कि पीपल्स पार्टी को हमने क्या कोई उधार देना है वापस? देखिए, सवाल होगा तो उसका जवाब तो आएगा ही ना। अब इसमें तो अगर कोई आप किसी टॉक चेयरमैन शो इरसा पे की जो अपॉइंटमेंट पहले सवाल की होता है, गई थी, आप उससे एग्री करते हैं? वो ठीक अपॉइंटमेंट थी? देखिए ये चीजें बड़ी नॉन इश्यूज हैं, नॉन इशू के ज़मरे में नॉन आती इशू है हैं। भट्टी साहब, हमारे पास इरसा का चेयरमैन कौन लग गया, फलां मेंबर कौन लग गया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है तो पॉलिसी का फ़र्क पड़ता है। तो अगर आपने फ़र्क कल को कह पड़ता है दिया तो 18वीं तरमीम आपकी, भी है, नॉन इशू है, फिर? नहीं देखें, बात यह है कि अगर आप कभी किसी हवाले से सवाल करेंगे और पार्टी का जिम्मेदार अगर होगा तो उसका जवाब तो वो देगा।
تو وہ اس طرح کی وہ یہ تھوڑی چھوٹی موٹی چک چک اور تو میں تو وہ چلتی ہے، یہ جمہوریت کا حسن بھی ہے. آپ اختلاف رائے رکھیں، ہر چیز پہ تو ضروری تھوڑی ہے کہ ہم آمادہ ہو جائیں. ضروری تو نہیں ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں اس سے بھی ستار صاحب آمادہ ہوں، یا جو ترین صاحب کہہ رہے ہیں اس سے میں آمادہ ہوں. بھائی ہماری اپنی اپنی رائے ہو سکتی ہے، ہم اپنا ایک اس میں اسپیس میں بیٹھ کے، اسفیئر میں بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. رانا صاحب نے ایک بیان دیا ہے، ظاہر ہے جس طریقے سے اس کا ریئیکشن آیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، سندھ کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے، وہ اٹ واز بلون آؤٹ آف پروپورشن. وہ میڈیا پہ رپورٹ ہو گیا، ہائی لائٹ ہو گیا، اور لوگوں نے آپ نے سوالات پریشر لے کرنے لیا، شروع کر دیے. وزیر اعظم نے پریشر لے لیا، وہ انڈر پریشر آ گئے، فیصلہ چینج کر دیکھیں لیا. پریشر کی بات نہیں ہے. جی پریشر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ دیکھیں نا اتحادی ہیں، پھر آپ نے ساتھ چلنا ہے. ابھی آپ نے ایک دوسرے کو ووٹ کیا ہے، ووٹ آف کانفیڈنس دیا ہے، پریزیڈنٹ کے لیے کیا ہے، پرائم منسٹر کے لیے کیا ہے، کہیں پہ چیف منسٹر کے لیے کیا ہے. تو یہ معاملات جو ہیں وہ فہم و تفہیم کے ساتھ ہی چلانے ہوتے ہیں. کوئی حالت جنگ برپا نہیں کرنی ہوتی کہ جس پہ آپ بس کھڑے ہو جائیں جی میام سے تلواریں یہی تو نکال میں کے سوال جنگ کر لڑنا رہا ہوں شروع کر دیں. کہ تو وہ تو جھڑپیں نہیں ہے. کرنے کے لیے پھر بیانات کیوں دیے جا رہے ہیں؟ جب بیانات دیے جائیں گے جھڑپیں ہوں گی، جھڑپوں کے بعد جنگ ہوگی. آپ بھٹی صاحب ان بیانات کو اتنا سیریس نہ لینا. اب بس اچھا ٹھیک ہے، رانا صاحب اس کے کو بیان کو ایسی ہم سیریس نہیں لیتے جی، پوائنٹ ٹیکن. وقت بہت کم رہ گیا، میں واپس آؤں گا. اچھا ستار صاحب، ایچ ایس این کالج کے پرنسپل کے بارے میں آپ کو خبر پتہ چلی ہوگی، آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے ریزائن کر دیا ہے، اور ان کا موقف یہ ہے کہ یہاں پر نیپوٹزم بہت ہو رہی ہے. ان کا تعلق پاکستان سے نہیں ہے اور وہ سفید فام ہے، وہ ان کی ایتھنیسٹی جو ہے وہ ایشین نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ نیپوٹزم ہے، اقربا پروری ہے یہاں پہ، اور یہاں پہ جو گورننس کے معاملات ہیں وہ عجیب و غریب ہیں. میں نے بڑی کوشش کی ایچ ایس این کالج کی ریپوٹیشن بچانے کی، لیکن میں نہیں ایسا کر سکا، لہٰذا میں ریزائن دے رہا ہوں. اور ایشو یہ آیا کہ جو ایک اس وقت ہمارے وفاقی وزیر ہیں، ان کے بچوں کی فیس کی معافی کی بات تھی، انہوں نے کہا کہ ان کی فیس کی معافی نہیں ہو سکتی. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اور اس سے پہلے میں معذرت میں اس پہ یہ بھی ایڈ کر دوں کہ ایک دو روز پہلے ایک مسلم لیگ نون کے ایم پی ہیں، انہوں نے ایک پولیس والے کو، باوردی پولیس آفیسر کو دھمکیاں دی، اس سے معافی منگوائی. پھر عظمیٰ کاردار صاحبہ جو ہیں، انہوں نے ایک سوئمنگ کلب تھا وہاں پہ، جو وہاں کا سٹاف تھا، ان کو پولیس والوں سے برہنہ کروایا اور لاٹھیاں مروائیں. اور اب گورنر پنجاب کی انوالومنٹ اس ایشو پہ. جو ایکسن کالج ہے نا، یہ اگر جس میں سٹوریز کہتے ہیں، ہم تو ساری زندگی یہ کام کرتے ہیں نا جس میں انفارمیشن ہو، تو یہ اقربا پروری یا نیپوٹزم جو آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں، وہ ایکسن میں فرام دی ڈے ون رہا ہے. اس کے اوپر ایک نیوز کا ہمارا رپورٹر تھا، اس نے ایک رپورٹ کی تھی کافی سال پہلے اس نیپوٹزم پہ، اقربا پروری پہ، کہ کس طرح سے ایڈمیشن ملے، کس طرح سے امتحانات ہوئے، کس طرح سے امتحانات میں نمبر دیے گئے. تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ایکسن میں آج تک اقربا پروری نہیں ہوئی یا نیپوٹزم نہیں ہوا. اصل وہ جو سٹوری تھی وہ بہت سال پرانی سٹوری ہے، لیکن اس سٹوری میں کوئی سیاسی کی قیادت نہیں تھی. وہ ایکسن کا جو اپنا پرنسپل تھا، اپنا سٹاف تھا، اپنی مینجمنٹ تھی، وہ انوالو تھی اس میں. اب یہاں پہ جو بات نکل رہی ہے وہ یہ نکل رہی ہے کہ کہانی دونوں طرف بٹی ہوئی ہے، سیاسی قیادت بھی اس میں انوالو ہے، اس پہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. تو یہ جو پرنسپل تھے ان پہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. یہ بھی ماشاءاللہ بہت ساری ایسی چیزیں کر رہے تھے. فرق صرف یہ پڑا کہ پرنسپل کا لیٹر پبلک ہو گیا. پہلا جو وار کرتا ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے. یہ سیاسی لوگ جانتے ہیں کہ جب آپ نے پہلا وار کر دیا تو زیادہ فائدہ آپ کو ہوگا. پہلا وار ہوا ہے پرنسپل کی طرف سے. ان کا جو لیٹر تھا وہ سوشل میڈیا میں ایسے وائرل ہوا ہے جیسے پاکستان میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہو. اب اس کا فائدہ تو ایچسن کالج کے پرنسپل جو ریزائن کر چکے ان کو ہونا تھا، اور پھر اس حکومت کی جو مخالف سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی پورا فائدہ اٹھایا کہ دیکھو یہ کیا بےہودہ حرکتیں کر رہے ہیں. تو کہانی جو دونوں طرف سے تھی، میڈیا کو پہلے وہ کہانی سمجھ لینی چاہیے، پوری طرح پرکھ لینی چاہیے. فیکٹس بیسڈ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ فیکٹس بیسڈ پہ ہم کم ہی جاتے ہیں. میں ترین صاحب، آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ کوئکلی دیکھیں، پلیز. میں آپ کو عرض کروں، اس حکومت میں احد چیمہ جو ایک بہت طاقتور آدمی ہے. پرنسپل نے کیا کیا؟ پرنسپل کا احتساب ہونا چاہیے. میں اس کو ملتا رہا ہوں، میری بڑی ملاقاتیں نہیں ہیں مائیکل سے بھی، میری بابر علی شاہ سے بھی بڑی ملاقاتیں نہیں ہیں، میں ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں. بات یہ ہے کہ ایک آدمی اگر غلط کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے آپ بھی غلط کام کرائیں. احد چیمہ جو ہے کوئی غریب آدمی نہیں ہے،
اس نے کیا کچھ کیا ہوا ہے؟ آج چیمہ نے نیشنل ہائی وے میں اپنے ایک رشتہ دار کو ممبر فنانس لگوایا ہوا ہے، جبکہ وہ انکم ٹیکس گروپ کا آدمی ہے، جونیئر ترین صاحب آدمی یہاں پہ ہے۔ سوال میں کرنا لیکن چاہوں گا، سن لیں میری بات سن لیں، میں ایڈ وہ کرنا چاہوں گا، جونیئر آپ آدمی کنٹینیو ہے۔ کیجئے گا کہ کیا آپ کے بچے یا ہمارے بچے جو ہیں کبھی ہمارے لیے فیس معافی کے لیے گورنر صاحب خط لکھیں گے؟ میں اس پہ آتا ہوں، این ایچ اے میں وہ جونیئر آدمی ہے، انکم ٹیکس گروپ کا آدمی ہے، اس کو احد چیمہ کا رشتہ دار ہے، اس کو ممبر فنانس لگوایا ہوا۔ احد چیمہ تو ایک طاقتور آدمی ہے۔ آپ مجھے بتائیں جو آپ نے بات کی، کسی غریب آدمی کا بچہ اور کسی عام آدمی کا بچہ جو مشکل سے داخلہ لے لے، پہلے تو اس کو داخلہ نہیں وہاں ملے گا، اگر داخلہ مل لے تو جناب اس کو یہ فیس معافی کریں گے، دھکے مار کے نکال دیں گے۔ آپ کے پاس طاقت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فیس بھی معاف کر دی جائے، آپ کو ہر چیز معاف کر دی جائے، کیونکہ آپ کوئی بڑے فرشتے ہیں۔ اس ملک میں قانون نہیں ہے، قانون کسی کے لیے نہیں ہے، آپ کے بچوں کے لیے قانون ہے، جی آپ ان کو معاف کر دیں فیس۔ بہت شکریہ شہزاد علی جیلانی صاحب، سجاد ترین صاحب، ستار خان صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اپنا خیال رکھیے گا، کل ملاقات ہوگی۔